हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और आज हम इस वीडियो में अभी रिसेंटली इंटरिम बजट जो इंडिया की गवर्नमेंट ने पास किया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन इसको प्रेजेंट करता है, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, इंटरिम गवर्न बजट और यूनियन बजट में डिफरेंस क्या है। कुछ फैक्ट्स भी हम यहाँ देखेंगे कि निर्मला सीतारमन जी से रिलेटेड यहाँ पे क्या फैक्ट्स है, आपके बजट से रिलेटेड। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट जो यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स में यूज किया गया है, उनके मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो हमारे निर्मला सीतारमन जी है। इन्होंने इंटरिम बजट जो है वो पास किया है February 1, 2024 को। इन्होंने पार्लियामेंट में इसको डिलीवर किया है, स्पीच डिलीवर की है। और ये जो है मैम की सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच है, 56 मिनट्स की। जी हाँ, आज से पहले मैम ने जितनी भी आपकी स्पीचेस दी है वो लंबी होती है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच है 56 मिनट्स की जो इन्होंने दी है। तो ये जो है 6th टाइम बार आपका बजट पेश कर रही है। तो जो ये है इनका 5 टाइम्स ये फुल बजट पेश कर चुकी है, यूनियन बजट। और ये जो 6th वाला बजट है ये इनका इंटरिम बजट है। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम होल्डर है जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किया गया है वो हमारे फॉर्मर मोरारजी देसाई जी है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन मैक्सिमम टाइम होल्डर है जिन्होंने अब सबसे ज्यादा बजट पेश किए हैं, वो है आपके मोरारजी देसाई। और फर्स्ट वुमेन जो है वो आपकी निर्मला सीतारमन। इन्होंने भी 6 टाइम्स आपके कंसेक्यूटिवली आपके जो है कंसेक्यूटिवली आपके बजट पेश किए हुए हैं। तो हम अभी देख लेते हैं कि फैक्ट्स क्या क्या है। फैक्ट्स ये है आपके कि बजट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 से लेकर 117 के बीच में आता है। 112 से 117 के बीच में आपके आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में बजट के बारे में बताया जाता है। बजट को वहां पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहने का मतलब यह है कि बजट जो है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट ने कहां कहां गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है आपके फिस्कल ईयर में, और कहां से उनको रेवेन्यू आया है ये बताती है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है इंटरिम बजट और यूनियन बजट में ये हुआ है कि इंटरिम बजट जो होता है वो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए। कहने का मतलब ये है कि इस साल जो है आपके जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, इतना समरी कि वो डिटेल में समरी डिस्कस करे। ठीक है, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम, जब जनरल इलेक्शन होने हैं उसके पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जितना भी आपके खर्चे होंगे जो भी होंगे उसको आपको इंटरिम बजट के नाम के थ्रू से जाना जाता है। यहाँ पे जो यूनियन बजट है वो एक जो इंटरिम बजट है 2024 का, वो निर्मला सीतारमन जी जो दिया है, प्रेजेंट किया है, वो एक वोट ऑन अकाउंट है जिससे गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड कर सके। वोट ऑन अकाउंट एक चीज है। वोट ऑन अकाउंट जो है वो आपके पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वोट ऑन अकाउंट जो है वो होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट का मतलब यही है कि अभी जैसे अभी पास हुआ है तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अब इस दौरान बीच में हमने अब बजट पास कर दिया है, इंटरिम बजट छोटे टाइम के लिए। हम अब इसके बाद जब भी हमारी नई गवर्नमेंट बनाएगी हमने उन पे छोड़ दिया है कि वो अपना फुल बजट कंडक्ट करे। ओके, तो उसके बीच में आप जो है आप वोट ऑन अकाउंट मांगते हो। आप मांगते हो कि बीच का जो टाइम है उसके लिए हमारे को एडिशनल जो है मनी दी जाए स्पेंड करने के लिए। ठीक है, और एडिशनली जो गवर्नमेंट है रिक्वेस्ट करती है वोट ऑन अकाउंट, इसका मतलब है वो फुल बजट जो है अपनी आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देती है। ओके, कि वो जो है जब भी वो बनेगी तो वो कंडक्ट करेगी यूनियन बजट फुल। तो यहाँ पे इसका मतलब वोट ऑन अकाउंट है। ओके, तो जब भी नेशनल इलेक्शंस होने होते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो पूरा बजट नहीं देती है, फुल बजट नहीं देती है। वो शॉर्ट पीरियड के टाइम एक समरी दे देती है और बता देती है कि यस वी आर प्रेजेंटिंग इंटरिम बजट, क्योंकि इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं तो उस पीरियड के लिए हमको इंटरिम बजट हमने दिया है। तो गवर्नमेंट जो भी आगे जनरल इलेक्शंस के बाद आएगी वो आपका फुल बजट पेश करेगी। तो ये जो वोट ऑफ अकाउंट है आपका आर्टिकल 116 में मेंशन किया गया है। इसमें ऐसा बोला, इसमें ये बात किया गया है कि वोट ऑन अकाउंट तब जरूरत पड़ती है जब आपकी गवर्नमेंट जो होती है ट्रांजिशन हो रही है। अब जैसे अब ये वाली गवर्नमेंट है आपके
इसके बाद जो आपकी नई गवर्नमेंट आएगी, तो जब ट्रांजिशन होती है एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट, उसके बीच में जब आपको पैसे की जरूरत होती है आपका देश चलाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज वोट ऑन अकाउंट। तो ये जो होता है वोट ऑन अकाउंट, ये कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन है? आर्टिकल 116। तो वहां पे ये वोट ऑन अकाउंट का कंसेप्ट दे रखा है, जिसमें जो है कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू जो है एडवांस एलोकेशन की जाती है, कि यूनियन गवर्नमेंट जब आएगी वो तब अपना फुल बजट देगी, पर उससे पहले जो हमको एडवांस में एलोकेशन चाहिए अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, तो उसको कंडक्ट अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के लिए जो भी हमको पैसा चाहिए वो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू आपका उसमें मेंशन किया जाता है, आपका वोट ऑन अकाउंट के थ्रू ही इसे बताया जाता है। तो जो ये इंटरिम बजट है ये अ काइंड ऑफ वोट ऑन अकाउंट है, कि अब हम जो है यूनियन बजट जो है वो आपकी आने वाली गवर्नमेंट जनरल इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो प्रेजेंट करेगी। पर ये जो अभी हम शॉर्ट टाइम के लिए बता रहे हैं ये इंटरिम बजट जो है वो वोट ऑन अकाउंट बजट है, कि हमको कहाँ कहाँ किस चीज के लिए पैसा चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे असेसमेंट की गई है अपने असेसमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा की गई थी। उन्होंने ये बोला था कि इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा कंसर्न है बहुत टाइम से, और उन्होंने ये भी बताया कि इस साल जो है इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा और गवर्नमेंट जो है आपका इंटरिम बजट पेश कर रही है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स यहाँ पे ये दे रखे हैं कि यहाँ पे असेसमेंट में ये बोला गया कि 2009 से 2014 के बीच में गवर्नमेंट जो थी वो इतने फिस्कल डेफिसिट में चल रही थी, और मॉनेटरी पॉलिसी भी इंडिया की जो थी वो बहुत ज्यादा लूज थी, जिसकी वजह से कम ग्रोथ हुई है। जीडीपी जो थी वो नॉमिनल रही है एज कम्पेयर टू हाई इन्फ्लेशन की वजह से। ओके, हाई इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जीडीपी जो है वो नॉमिनल रही है, और इंडिया ने जो है एनुअल डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखी है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2009 से लेके 2014 तक, ये बताया जा रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक पीरियड ऑफ टाइम में आप कितना प्राइस राइज कर रहे हैं, इंक्रीज इन प्राइसेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। और यहाँ पे बात की गई है कि उस दौरान ट्विन डेफिसिट देखा गया, फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब आपके गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर कर रही है वो आपके ज्यादा खर्चा कर जाती है जितना उनके पास रेवेन्यू आता है उससे। रेवेन्यू जितना आ रहा है उससे जब गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर जाती है तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। फिस्कल होता है गवर्नमेंट के पास पैसा आना, गवर्नमेंट ने खर्च करना। तो जब आपका एक्सपेंडिचर जो है आप खर्चा ज्यादा कर देते हो एज कंपेयर टू योर सैलरी, जब आपके पास रेवेन्यू आ रहा है तब आपका फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। सी, इंडिया में दो तरीके के ट्रेड होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम इंपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहरले देशों में यहाँ से चीज बना के भेजना, एंड इंपोर्ट्स का मतलब होता है जो भी चीज हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है वो हम बाहर से मंगवा लेते हैं। तो बाहर से हमारे देश में कुछ चीज आना उसको इंपोर्ट कहते हैं, और हमारे देश से बाहर कुछ जाना उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। अब डेफिनेटली जब हम कोई चीज बाहर बेचेंगे तो वहां से हमें पैसा आएगा, तो इंडिया में पैसा आ रहा है। जब हम बाहर से कोई चीज खरीद रहे हैं तो इंडिया से पैसा जा रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब यही है कि इंडिया में क्या हुआ 2009 से 2014 के बीच में, इंडिया ने एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट ज्यादा किया। मतलब इंडिया में पैसा आने के बजाय इंडिया से पैसा ज्यादा गया। ओके, तो वहां पे ये बात की गई है। और इंडिया की जो वैल्यू है, इंडियन रुपी भी डेप्रिशिएट हो गया था, यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो है रुपी क्रैश कर गया था, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी हमारी स्टॉल हो गई थी। ठीक है, बहुत टाइम लगा इंडिया को रिकवर करने में, और अभी भी इंडिया रिकवर कर ही रहा है, और इंडिया के लिए जो है इन्फ्लेशन एक बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न है। तो हम यहाँ पे कुछ टेक अवेज देख लगते हैं जो बजट में है, और आने वाले यूनियन बजट में क्या क्या चीजें होगी। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो की फीचर्स है वो बजट के ही है। तो गवर्नमेंट ने जो ये बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है हम भारत को विकसित करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। 2047 तक हम इंडिया को एक विकसित भारत का नाम देंगे, एक विकसित डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत। ओके, तो यहाँ पे सीतारमन जी ने ये बोला है कि जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उनके 4 ही फोकस एरिया है, वो 4 ही जगह पे फोकस कर रहे हैं। गरीबों पर, महिलाओं पर, यूथ पर और अन्नदाता, अन्नदाता मीन्स फार्मर्स पर। ठीक है, आपका जो ये फीचर्स है आपके बजट के इंटरिम बजट में वो इन्हीं चारों से रिलेटेड है।
और जैसा कि आपको पता ही है, गवर्नमेंट जो है इन्हीं चारों पे ज्यादा फोकस कर रही है। आपने रिपब्लिक डे परेड में भी देखा होगा, रिपब्लिक डे वाले दिन भी देखा होगा कि वहां पे भी आपकी नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट और फार्मर्स को भी वहां पे इनवाइट किया गया था, जो भी आपके गवर्नमेंट बेनिफिशरीज है गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन्हें भी वहां पे इनवाइट किया गया था। तो ये कुछ की एरियाज है जहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है, आप सबको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है आपके गरीबों के लिए उन्होंने बहुत सारे चीजें चला रखी है ना, गवर्नमेंट के लिए स्कीम्स चला रखी है। डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 25 करोड़ पीपल जो है इंडिया में डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। 25 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और पीएम स्वनिधि के थ्रू क्रेडिट असिस्टेंस दी गई है 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। तो ये गरीबों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं गवर्नमेंट ने शुरू करी है। एट द सेम टाइम यूथ के लिए भी स्किल इंडिया मिशन चलाया गया है ना। पीएम मुद्रा योजना स्टार्ट की है, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप एस्पिरेशंस यूथ को ट्रेनिंग्स दी गई है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए हमने लोन्स प्रोवाइड किए हैं। फार्मर से रिलेटेड भी हमने स्कीम्स चला रखी है ना। पीएम किसान स्कीम, जिससे डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दे रखी है, पीएम फसल बीमा योजना। नैम के थ्रू, ई नैम के थ्रू हमने इंटीग्रेशन की है मंडीज की। इन सब चीजों पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। एट द सेम टाइम महिलाओं के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारी मुद्रा योजना, यहाँ पे भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स डिस्पर्स किए गए हैं। एट द सेम टाइम फीमेल की एनरोलमेंट भी जो है वो स्टेम कोर्सेज में, आपकी जो साइंस रिलेटेड है उसमें भी आपकी फीमेल की एनरोलमेंट हमारी गवर्नमेंट के अंडर बढ़ चुकी है। एट द सेम टाइम लखपति दीदी जो है वो एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट जो है स्किल ट्रेनिंग देती है, जिसमें गवर्नमेंट वुमेन्स को स्किल ट्रेनिंग देती है, जिसके थ्रू वो पर ईयर आपके 1 लाख से ऊपर कमा सके। तो ये सब चीजें जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स ले रखे हैं, और सीतारमन जी ने यही मेंशन किया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनका यही फोकस है। एट द सेम टाइम पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया है कि जितने भी एंटाइटल प्रोग्राम पॉलिसीज थी पहले, वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। एट द सेम टाइम जो आपका यहाँ पे ये भी चीज बताई गई है कि मल्टी डायमेंशनल जो इनकम पॉवर्टी असेसमेंट हुई है वो 2011 के बाद से हुई नहीं है। इस सर्वे में पुअर को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वो तब से हो ही नहीं रखी है ना। एट द सेम टाइम ये बोला गया है कि 50% जो है इंडिया की इनकम जो है इंक्रीज हो गई है। लास्ट एक डेकेड में इंडिया की इनकम जो है वो 50% इंक्रीज हो गई है। रूफटॉप सोलराइजेशन की बात हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हर मंथ जो है 300 यूनिट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी करोड़ फैमिलीज को, क्योंकि रिन्यूएबल का कंसेप्ट इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है, तो हमारे को अडेप्ट करने की जरूरत है, हमारे को उसको कम करने की जरूरत है ना। तो दिस इज द फैक्ट। और नेक्स्ट आपका सर्विकल कैंसर्स के लिए जो है वैक्सीन दी जाएगी आपकी 9 से 14 इयर्स की गर्ल्स के लिए। आयुष्मान भारत स्कीम्स में आपकी आशा वर्कर्स को भी एनरोल किया जाएगा। नैनोडैप जो डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, उसको जो है आपके बढ़ावा दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया ऊपर की अन्नदाता की, उसके लिए फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर पे भी फोकस करिए। एट द सेम टाइम डेयरी फार्मर्स को भी लिए भी कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम लाया जाएगा। सी फूड एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है कि 2014 के बाद से सी फूड एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फुट एंड माउथ डिजीज जो कि एनिमल्स को हो जाती है, तो उसको भी अब कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। 83 लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आपको ट्रांसफॉर्म किया है, रूरल सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू एक ट्रांसफॉर्म किया गया है। 83 लाख वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो रूरल सोशल इकोनॉमिक उनकी स्टेटस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो लखपति दीदी है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है सिस्टर्स को, बहुत सारी लेडीज को, जिसमें वो यहाँ पे बोल रही है कि अब वो टारगेट कर रही है 3 करोड़ वुमेन को, जो कि अर्न कर सके हर साल 1 लाख से ज्यादा रुपए। वहां पे बोल रखा है सनराइज सेक्टर को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस एस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि सनराइज सेक्टर्स होते क्या है। सनराइज सेक्टर्स वो है जो कि बहुत तेजी से आपके क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तेजी से आपके बढ़ रहे हैं, नए हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे 1 गीगावाट ऑफशोर जो है विंड प्रोजेक्ट के लिए एक
वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो अनाउंस की गई है। कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन किया जाएगा 100 मेट्रिक टन बाय 2030 को उन्होंने अनाउंस किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा क्योंकि फिर से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और वन ऑफ द मेन कॉजेज जो है वो व्हीकल्स है, तो उसके लिए आपके ई बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएगी। एट द सेम टाइम क्लाइमेट रेजिलिएंट एडप्टेशन मेजर्स लिए जाएंगे कोस्टल एरियाज में, जैसा कि आपको पता ही है क्योंकि क्लाइमेट इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, तो अब हम उसको रिड्यूस करने के बजाय अडाप्ट भी करना सीखें। ओके, तो अडाप्ट करने के साथ साथ हम कुछ मेजर्स लाएंगे स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये सब कुछ जो थे वो छोटे छोटे फैक्ट्स थे आपके बजट में। जैसा कि हमने बोला कि समरी ही थी बजट की, बहुत ही शॉर्ट सब बजट पेश किया गया है हमारे मैम के द्वारा। 56 मिनट की इनकी स्पीच थी, जो कि आज तक की उनकी सबसे छोटी स्पीच है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स जो है वो मोरारजी देसाई जी ने बजट पेश किया है इंडिया के लिए। मैक्सिमम टाइम जो है सबसे ज्यादा बजट जो है मोरारजी देसाई ने पेश किया है। और पहली वुमेन जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पास किया है वो आपके निर्मला सीतारमन जी है, जो कि अरुण जेटली जी को पास कर चुकी है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो जो चीज आपकी क्लियर नहीं थी वो आपकी क्लियर होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल।